मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज कराए जाएंगे वे सभी लूसेंट के PYQs हैं, यानी लूसेंट के प्रीवियस ईयर पर आधारित उठाए गए प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे या फिर इससे रिलेटेड जो भी हम सवाल कराएं वो देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी मनोरंजन के साथ, ट्रिक के साथ और अच्छे से जीके जीएस को हम कैसे याद कर सकते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ हम अपनी इस जीके जीएस के प्रश्नों को हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम मोटिवेशनल कोट पहले ही बोल दिए हैं जिससे आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगा और आपको ऊर्जावान बनाएगा कि ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर अड़ी होती हैं। तो आप भी अडिग रहिए, अड़े रहें। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल आपको उससे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और ये जो है जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा हुआ भी है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल बोलता है कि वेदांगों की कुल संख्या होती है, मतलब कि आपने वेद तो जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन वेदांग हमारे 6 होते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वे वेदांग 6 कौन कौन से हैं? तो पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है ज्योतिष, पांचवा है छंद और छठा है निरुक्त। ठीक है, वेदांग को कभी कभी कल्प भी कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। और आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जापान की राजधानी टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो है। ठीक है, बाकी आपको बता दें कि भारत में उगते हुए सूर्य का राज्य किसे कहा जाता है? तो एपी, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। बाकी जापान से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया। कौन सा बम? परमाणु बम गिराया गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय, लेकिन बड़का धमाका। छोटा लड़का बड़ा धमाका था। तो हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 पर और लिटिल बॉय उसका नाम था। नागासाकी पर गिराया गया 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम फैट मैन था। आप इसे एक तरीका से याद कर सकते हैं, नागा में 9 आ रहा है, नागा में 9। तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैटमैन परमाणु बम गिराया गया और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता दें कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। जिसमें किसका विजय हुआ? बाबर का। और ये वही बाबर है जिसे मुगल साम्राज्य का शासक माना जाता है। यह मुगल वंश का संस्थापक था। कौन? बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में।
हेमू एक हिंदू शासक थे जिसमें अकबर की विजय होती है और हेमू की हार होती है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी तीसरा युद्ध की बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं में, जिसमें जीत किसकी हुई, जिसमें जीत होता है किसका। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी जीत होती है, अहमद शाह अब्दाली को या फिर मराठाओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। तो इसका आंसर सुनिएगा कि उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अब क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी जो पानी है वो कब बॉयल होना, कब वो गर्म होना शुरू हो जाता है, तो कब उबलना शुरू होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वह उबलना शुरू कर देता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वह जमना शुरू कर देता है। तो आपसे जमनांक पूछेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 केल्विन और 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, या आप 0 डिग्री सेल्सियस बोलिए या 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बोलना पड़ेगा 273 केल्विन। उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 373 केल्विन को, या तो आप 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए या फिर 373 केल्विन बोलिए। आपको उसकी स्थिति के दौरान आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में आपको चेंज करना पड़ेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया था। तो जो तबला है इसका प्रमुख जो व्यक्ति माने जाते हैं, वादक माने जाते हैं, वो तो है जाकिर हुसैन। वो कौन है, जाकिर हुसैन साहब हैं, लेकिन ये अमीर खुसरो से प्रचलन किया था। वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया, अमीर खुसरो। ये वही अमीर खुसरो है जिसे भारत की आवाज या फिर भारत का तोता या फिर तोता ए हिंद या फिर तूती ए हिंद के नाम से जाना गया। और ये वही अमीर खुसरो है जिसने तुगलकनामा लिखा। तुगलकनामा किसने लिखा, अमीर खुसरो ने। और खजाई नुल फुतू के भी लेखक कौन है, अमीर खुसरो हैं। कौन है, अमीर खुसरो हैं। ठीक है, अमीर खुसरो। ठीक है, इस बात को भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि खजाइन उल फुतू के लेखक अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो, भारत की आवाज अमीर खुसरो, भारत का तोता अमीर खुसरो, तोता ए हिंद या तूती ए हिंद अमीर खुसरो। ठीक है, ये तमाम जानकारी आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखना पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है। तब पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या 18 और नक्षत्रों की कुल संख्या 27। नक्षत्र समझिए, जब 27 ताराओं के बीच में हमारा चंद्रमा आ जाता है तो उसी को बोला जाता है नक्षत्र। और नक्षत्रों की संख्या कुल 27 है। ठीक है, वेदों की कुल संख्या आप सब लोग जानते हैं 4 है, और हम अभी बात किए कि वेदांग हमारा 6 है। और महर्षि वेद व्यास के ही द्वारा वेद की रचना की गई थी, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पुराण 18, नक्षत्र 27, वेद 4, वेदांग 6 और वेद के रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, या फिर उज्जैन की राजधानी मान ले तो वो थी अवंतिका। उज्जैन शहर जो है ये शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस बात को भी आपको जानकारी हो जाना चाहिए। और उज्जैन में महाकाल का मंदिर है।
महाकाल का एक प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है। और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या रामनगरी सरयू नदी के तट पर स्थित है। और मथुरा श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान जो यमुना नदी के तट पर है। और दिल्ली भी जो है वो भी यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। यमुना नदी के तट पर ही स्थित है कौन? दिल्ली। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी है। और ये किस देश में स्थित है इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, बाकी बैरन द्वीप की बात करें, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। और ये बैरन द्वीप जो है अंडमान एंड निकोबार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक और सवाल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है सर। ठीक है, तो इस बात को भी आपको जानकारी होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। बाकी हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? ये प्रीवियस बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर में कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तब फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि एक कृत्रिम झील है। कैसा झील है? कृत्रिम झील है, मानव के द्वारा बनाया गया झील है। और ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। बाकी भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो भारत का सबसे बड़ी झील चिलिका झील है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और ये एकमात्र भारत और एशिया का लैगून झील है। ये कैसा झील है? लैगून झील है। इस बात को भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, जो J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी लवणता वाली झील सांबर झील है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्रमुख अनुच्छेद की बात करें जो प्रीवियस ईयर में आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे हुए थे, वो था अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। और ग्राम पंचायत दिवस कब मनाते हैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बाकी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत के लिए महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी का चर्चा अनुच्छेद 76 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों की परिभाषा देखने को मिलता है। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो इसका अनुच्छेद 155 में देखने को मिलता है। और राज्यपाल की नियुक्ति माननीय महोदय या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो है क्षमा प्रदान कर सकता है, जिस प्रकार 72 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना करते हैं। बाकी आज का प्रीवियस ईयर का लास्ट सवाल कि अनुच्छेद 280 जो है उसमें वित्त आयोग की चर्चा की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम करेंगे। बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी साथियों को। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।